तो दोस्तों आज के शनिवार में जैसे कि मैंने अपनी मंगलवार की ब्लॉग में इसमें एपिसोड में बताया था कि शनिवार के दिन मैं कुछ ऐसे किस्से आपको सुनाया करूँगा जो बॉम्बे की मेरी लाइफ जो है फिल्मों के किस्से या क्राइम के साथ जुड़े हुए या कुछ मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आम आदमी की ज़िंदगी में नहीं होते हैं, उस किस्म की कुछ बातें, लेकिन हकीकत सच्चाई हद बीती हुई जो मैंने खुद देखी हैं, खुद भुगती हैं और सही हैं दे वो सुनाया करूँगा। और कल जो आगे हम शनिवार को पंजाबी प्रोग्राम मैं करता था वो अभी आज की जगह चरवार की जगह सब पंजाबी अपने श्रोताओं को मैं बता दूं कि वो कल शाम को मतलब एतवार के दिन शाम को 8 बजे वो पंजाबी का प्रोग्राम होगा। वो आप कल देख सकते हैं। तो किसी को कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी वालों के लिए 3 प्रोग्राम एक हफ्ते के हो जाएंगे और पंजाबी वालों के लिए एक रहेगा। हाँ, अगर पंजाबी मेरे भाई जो हैं वो थोड़ा सा और इंटरेस्ट लेके इस प्रोग्राम को पूरा देखने की कोशिश करें, इसको बराबर शेयर करें, इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इसकी जो रीच है, जो विजिबिलिटी है, अगर वो बढ़ती है तो पंजाबी के 2 भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो उतना मुझे नहीं लगता कि वो रिस्पांस जो पंजाबी को मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है, तब तक ये एक ही रखेंगे। और आप सब कल ज़रूर देखिए पंजाबी का प्रोग्राम शाम को 8 बजे। और मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ आपने बहुत बार सुना होगा कि शराब माफिया। ये हिंदुस्तान के तकरीबन हर राज्य में एक लिकर माफिया चलता है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा लिकर माफिया था एक ज़माने में, अब थोड़ा कम हो गया। तमिलनाडु में बहुत बड़ा लिकर माफिया काम करता है, केरल में करता है, कर्नाटका में, महाराष्ट्र और गुजरात, जहाँ गुजरात में पूर्ण नशाबंदी है, कंप्लीट दारूबंदी है, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़ा लिकर माफिया काम करता है। इसी तरह महाराष्ट्र में पार्शियल दारूबंदी है। एक उम्र के बाद ही आप पी सकते हो, एक लिमिटेड नंबर ऑफ बॉटल्स आप घर पे रख सकते हो, एक परमिट आपको बनाना पड़ता है दारू पीने के लिए। इसी तरह पंजाब में भी एक परमिट बनाना पड़ता है दारू पीने के लिए, लेकिन यहाँ कोई बनाता नहीं है, ना कोई चेक करता है। इसी तरह हरियाणा में एक बार दारूबंदी हुई थी, लेकिन लिकर माफिया और लोगों की मांग के तरफ या उनकी डिमांड को देखते हुए वो पॉलिसी उनको वापस लेनी पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा ट्रेड है जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत बड़ी गिनती में, नंबर्स में लोग दारू का सेवन करते हैं और बहुत बड़ी आमदनी इससे सरकारों को अपने बजट में मिलती है। टैक्स, ड्यूटीज़ और उसके ऊपर सेस और कुछ स्पेशल टैक्सेस इतने लगते हैं कि सरकार को उसमें आमदनी बहुत होती है। और कहीं ना कहीं ये एक सरकार की मजबूरी भी बन जाती है कि इतने बड़े लेवल पे टैक्स कलेक्शन को देखते हुए, रेवेन्यू एलिमेंट को देखते हुए, वो लिकर माफिया की कुछ आपहुदरियाँ या उनकी जो इलीगैलिटीज़ हैं, जो गैर कानूनी काम ये माफिया करता है, उसको वो अनदेखी करती हैं सरकारें। और मोस्टली तकरीबन पूरे देश में जो लिकर माफिया है वो 90% केसेस में कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन से जुड़ा होता है। और पॉलिटिशियन आज के दिन में जो है हिंदुस्तान का वो सबसे ख़तरनाक एक कम्युनिटी बनते जा रहा है। हर किस्म के माफिया में पॉलिटिशियन का जो रोल है वो एक समाज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाला बनता जा रहा है। वो खाली लिकर माफिया नहीं, वो रेत माफिया हो, भू माफिया हो, या लैंड ग्रैबर्स हो, या इस किस्म के और जितने ट्रांसपोर्ट माफिया हो, बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम हैं जो एक ज़माने में जराइम पेशा लोग किया करते थे, अंडरवर्ल्ड के लोग किया करते थे, या दादा बदमाश किस्म के लोग किया करते थे, माफियासो किया करते थे, जो आज पॉलिटिशियन करते हैं। उनके लिए कोई नया नाम ढूंढना पड़ेगा
और आने वाले समय में एक पॉलिटिकल माफिया टर्म जो है मुझे लगता है वो अंडरवर्ल्ड से भी ज़्यादा खतरनाक बन के सामने आएगी। खैर, तो इस माहौल में जब लिकर माफिया मुंबई का अपने आप में बहुत बड़ा गिना जाता है, आज भी है, पहले भी था, पहले बहुत ज़्यादा था। और उसकी जो एक चेन है सप्लाई की, लिकर बनाना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसको अड्डों तक पहुंचाना, जो रिटेल आउटलेट्स है वहाँ तक पहुंचाना, और ये बहुत लंबी चौड़ी चेन है। और हज़ारों जो दारू के उस समय पे जो अड्डे हुआ करते थे इल्लिसिट यूज के, वो उस ज़माने में चलते थे। और उनको चलाने वाले आधे लोग थे जो वो पुलिस प्रोटेक्शन में चलाते थे, आधे लोग पॉलिटिशियन के बंदों के थे अड्डे वो, और बाकी जो थे वो लोकल, जो एक मुंबई में टर्म होती थी गली का दादा, तकरीबन हर गली में एक दादा हुआ करता था उस ज़माने में, वो अपने एरिए में जितने अड्डे होते थे दारू के वो चलाता था। तो हर महीने में करोड़ों का लेन देन इस इलिसिट हूच में होता था। दारू की भट्टियाँ जो थी वो लगती थी, उनमें निशादर, पटाश, ये वो पता नहीं क्या क्या डालते थे ये लोग, और उसको गर्म करके भट्टियाँ, बड़ी बड़ी जो ड्रम होते हैं अपने बड़े ड्रम, उनमें वो आग के ऊपर उनको गर्म करके बीच में इंग्रेडिएंट्स डाल के, मोलासेस और जो जो मिला के, तो ये उसको बना के लोगों तक बेचते थे। आगे डाइल्यूट करके फिर उसमें पानी मिलाया जाता था। तो उसकी जो डिग्री है उसको कम करना या बढ़ाने के लिए पानी की जो गिनती है उसको कम ज़्यादा करते थे। तो ये कुछ उनके धंधे के तरीके थे। तो मैं उस ज़माने में डेली न्यूज़पेपर में काम करता था, और मुझे लगा कि इस इलीगल ट्रेड पे एक डिटेल्ड स्टोरी जो है वो प्रूफ के साथ करनी चाहिए, क्योंकि मैं कभी हवा में तीर नहीं मारता था। मैं जो भी अखबार में अपने में स्टोरी करता था उसके साथ उसके रेलेवेंट जो एविडेंस होती थी, सबूत होते थे, वो डॉक्यूमेंट्री हो या पिक्टोरियल हो या सर्कमस्टांशियल हो, मैं वो साथ में लेके चलता था। तो मैंने बहुत सोच समझ के एक दिन अपने दो दोस्त थे मेरे जो इलिसिट ट्रेड में पहले काम करते थे और बाद में हूच का बिजनेस छोड़ के वो लोग शराब का धंधा करने लगे थे। एक मोटर मैकेनिक के पास काम करने लग गया और एक टैक्सी चलाने लग गया, पर उनको कुछ अंदर की बातें मालूम थी। उनको मैंने पूरा उनको साथ लेके जहाँ पे भट्टियाँ लगती थी, अब मुंबई शहर में तो इतनी जगह नहीं थी जहाँ इतने बड़े लेवल पे आप जो देसी शराब जिसको हम घर की निकाली हुई बोलते हैं, हूच जिसको बोला जाता है अंग्रेज़ी में, दारू, वो निकालने के लिए मुंबई के बाहर 3 इलाके थे बहुत बड़े, और इसके लिए पानी बहुत चाहिए होता है और एक कैमोफ्लेज आपको चाहिए होता है कि जो दूर से दिखाई नहीं दे। और तीसरा होता है कि जहाँ तक पुलिस की पहुँच ना हो, या जो शराबबंदी के जो डिपार्टमेंट होते हैं, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, जहाँ सीबी कंट्रोल वगैरह, इनके जो पुलिस वाले हैं वो आसानी से उनकी भट्टियाँ तक नहीं पहुँच सकें। तो मुंबई के 3 तरफ समुंदर है और जहाँ खाड़ी है, बहुत बड़ी खाड़ी कहते हैं, जो मार्श लैंड होती है, उसमें आपके 3-3, 2.5-3 फुट तक तो कीचड़ होता है बहुत गहरा, जिसमें आप चल नहीं सकते। अंदर जाओगे तो खूब जाओगे, बाहर निकल नहीं सकोगे। तो ना तो वहाँ पे कोई बोट जाती है, बोट कीचड़ में फंस जाती है उसमें मार्श में, और झाड़ियाँ इतनी थिक होती हैं कि उनमें के बीच में से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लोग जो हूच बनाने वाले होते थे उस ज़माने में, ये ऐसे एरिया में जाके खाड़ी के अंदर जाके इन्होंने अपने चोर रास्ते बनाए होते थे। इनको ही मालूम था कि झाड़ियों में से आदमी के निकलने का रास्ता कैसे। एक छोटी लकड़ी की बिना डूबने वाली एक बोट बनाते थे जिसमें खाली एक ही आदमी बैठ सकता था, और उसमें थोड़ा सा सामान एक कॉर्नर पर रखा जाता था। उसको होड़ी कहते थे ये लोग महाराष्ट्र की भाषा में। तो होड़ी लेके आस्ता आस्ता कीचड़ में से जाना, और वहाँ से जो कीचड़ में जाके उन्होंने थोड़ा सा एरिया कवर करके मिट्टी विट्टी डाल के उसमें भट्टी लगाते थे।
वही झाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ के उनकी आग लगा लेते थे और वहीं पे वो ड्रम को गर्म करके उसको फर्मेंटेशन करके उसकी दारू निकालते थे। तो जब ये पेशेवर लोगों को इतनी मेहनत से जाना पड़ता था अपनी भट्टी तक, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पुलिस वाले या एक्साइज वाले वहाँ कैसे पहुँचेंगे, ये बहुत मुश्किल होता था। और उस एरिया में जो उस खाड़ी में उसको बेलापुर बोलते थे, तो बेलापुर में सबसे बड़ी जो दारू की सप्लाई करने वाली थी उसको बेला आंटी बोला करते थे। वो क्रिश्चियन औरत थी वो, और वो चलाती थी उसकी भट्टियों का, मतलब सैकड़ों भट्टियाँ उसकी वो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे खाड़ी में चलती थी और बेला आंटी वो सप्लाई करती थी। और वहाँ से वो जो है दारू वो जो टायर जो ट्यूब्स होती हैं बस की, ट्रक की या कारों की बड़े साइज़ की ट्यूब, वो ट्यूब्स में भर के वो गाड़ियों की डिक्की में और गाड़ी के अंदर सीट निकाल देते थे गाड़ियों की, और खाली ड्राइवर की सीट होती थी, जहाँ बहुत बार एक आगे आदमी के बैठने के लिए एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना लेते थे। बाकी गाड़ी में कोई सीट वगैरह नहीं होती थी, उसमें सब काले कांच लगे होते थे और उसमें दारू के वो ट्यूब भर के वो पूरे शहर में सप्लाई किया जाता था। वो ट्यूब में इसलिए भरते थे कि वो उसकी आवाज़ नहीं आती थी, गिर जाए उसको नीचे गिराने में। जब वो जस्ट अड्डे में सप्लाई करते थे, वहाँ गाड़ी रोक के डिलीवरी दे के फिर गाड़ी में बैठा, ये नहीं करते थे। तो जो एक आदमी आगे बैठता था वो पोटला, उसको वो जो ट्यूब में दारू भरी होती थी उसको पोटला कहते थे। तो वो खिड़की में से पोटला फेंक देता था दारू को अड्डे के सामने, या किसी झोपड़पट्टी में देना है तो उसमें फेंक देता था। वो लोकल ट्रेन में आते थे लेके पोटले, तो जो ट्रेन के पास जो झोपड़पट्टी होती थी जहाँ जहाँ उनके क्लाइंट्स होते थे, तो वहाँ से चलती गाड़ी में से वो ट्यूब का पोटला फेंक देते थे, नीचे उनके आदमी खड़े हुआ करते थे, वो लेके अपने अड्डे पे चले जाते थे। खैर, तो ये सब पूरा सिस्टम समझने के बाद, ये कुरन बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पे अभी बहुत बड़ा JNPT पोर्ट बना है बॉम्बे का, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वहाँ भी इसी किस्म की खाड़ियाँ थी। वहाँ पे दूसरा बहुत बड़ा एक अड्डा था दारू बनाने का। उसी तरह एंटोपिल बॉम्बे का एरिया था, आजकल तो डेवलप हो गया, तभी बहुत बड़ी खाड़ी थी। वहाँ पे वरदराज मुडलियार की भट्टियाँ उस खाड़ी में लगा करती थी। उसका एक सीन शायद एक हिंदी फिल्म में भी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जो बनी थी उसमें दिखाया भी गया है वो। खैर, तो मैंने वो पूरा सिस्टम स्टडी करने के बाद अपने वो 2 दोस्त लेके मैं मुंबई में एंट्री के 3 पॉइंट्स हैं जो लैंड का तरफ मुंबई का हिस्सा लगता है। एक उसमें मुलुंड चेक नाका है, एक थाना का न्यू बॉम्बे चेक नाका है, और एक दहिसर चेक नाका जो है अहमदाबाद रोड। ये 3 ऐसी सड़कें हैं जो मुंबई में आती हैं। कोई चौथा रास्ता मुंबई में एंटर करने का नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों तरफ समुद्र है। तो वहाँ पे मैंने एक दिन मैं दहिसर चेक नाका के बाहर, मुंबई की हद के बाहर जाके मैं बैठ के स्टडी किया, कैसे गाड़ियाँ आती हैं बाहर, कैसे जो ऑफिसर खड़े हैं कैसे हफ्ता लेते हैं, कैसे उनकी एंट्री होती है। और कई गाड़ियों को बाहर से वापस भेज देते थे जिनका पिछले हफ्ते का पैसा नहीं मिला होता था, या कोई ड्राइवर नया है या कोई गाड़ी नहीं है, तो उससे मालूम नहीं पड़ता था कि एक्चुअली अंदर कितनी गाड़ियाँ गई। तो फिर अगले दिन मैं चेक नाका के अंदर एक जगह लेके बैठ गया अपने दोस्तों को लेके, और जो दारू की गाड़ी अंदर आए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हम नोट कर लेते थे। तभी मोबाइल कैमरा वगैरह नहीं थे, और कैमरा रखना वैसे भी खतरे से खाली नहीं था। तो हम कागज़ पेन लेके बैठ गया, कापियाँ लेके तीनों जन। तो गाड़ी जाना, उसका कलर लिख लेना, वाइट कलर की फिएट, उसमें हरे रंग के गिलास या काले रंग के उसके विंड का ग्लासेस, या काले रंग की गाड़ी उसका मेक लिख लेना। कोई ऑस्टन होती थी, कोई फिएट होती थी, 2 ही गाड़ियाँ ज़्यादा होती थी। और उसमें पुरानी फिएट जो होती थी, जो उसका आगे से दरवाज़ा खुलता था, वो ज़्यादा गाड़ियाँ होती थी। और बड़ी मजबूत गाड़ियाँ रखते थे दारू वाले। उनमें एक तो जो लिक्कर का वेट होता है वो काफ़ी वज़न भरते थे उसमें। तो जो नीचे उसके पाटे हम बोलते थे उसको, पटे जिसको बोल देते हैं गाड़ियों के नीचे, वो उसमें एक्स्ट्रा पटे लगाए होते थे ताकि वो गाड़ी दबे नहीं। तो पीछे से गाड़ी की शेप ऊंची लगती थी, तो शेप से उस गाड़ी की शक्ल से मालूम पड़ जाता था कि जो दारू की गाड़ी है। और जो मेरे साथ लोग थे उनको वैसे मालूम था कि कौन सी गाड़ियाँ दारू के खाते में चलती हैं।
जिन गाड़ियों का हफ्ता रेगुलर पुलिस को और सेंट्रल और एक्साइज को दिया जाता है। तो हमने वो कोई तकरीबन 3 दिन हमने तीनों अलग टोल नाके पे बैठ के, चुंगी नाका जिसको कहते थे, वहाँ बैठ के वो मैंने कोई 150 गाड़ियों के नंबर नोट किए। कोई कई गाड़ियाँ 2 ट्रिप भी लगाती थी दिन में, और ज़्यादा गाड़ियाँ अर्ली मॉर्निंग निकलती थी और सुबह निकलना, उसके बाद रात को कई बार एक ट्रिप लगता था। दिन में बहुत कम निकलते थे। और उन गाड़ियों के जो इंजन होते थे वो बहुत बढ़िया रखते थे। बाहर से देखने में गाड़ी पुरानी लगती थी। वो इसलिए रखते थे कि कभी पुलिस की चेज़ हो जाए तो पुलिस से मुकाबला हो जाए, टक्कर लगे, कुछ करे तो गाड़ी का नुकसान कोई हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो उसका जेट होता था, पेट्रोल की गाड़ियाँ रखते थे, डीजल की गाड़ी नहीं हुआ करती थी तभी। तो पेट्रोल की गाड़ी में वो जो जेट होता था, जो इंजन को पेट्रोल सप्लाई करते थे, वो 2 नंबर बड़ा रखते थे। तो उसमें इंजन को जो पेट्रोल की सप्लाई मिलती थी वो ज़्यादा मिलती थी, और इंजन जो है वो पावरफुल भागता था। और दूसरा जो रेडिएटर होता था फिएट गाड़ी का, वो छोटे साइज़ का होता था, लोखंड का, लोहे का बना हुआ। तो ये लोग क्या करते थे, वो रेडिएटर निकाल के उससे 1.5 गुना साइज़ का बड़ा रेडिएटर बनवाते थे, पीतल का। पीतल का जो रेडिएटर है वो ज़्यादा गर्म नहीं होता और पानी को ठंडा रखता है, अंदर गाड़ी को ठंडा रखता है। लोखंड का जो होता था, लोहे का रेडिएटर, जल्दी गर्म होकर गाड़ी बंद पड़ जाती थी और पानी वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता था। इतनी स्पीड से गाड़ियाँ भगाते थे ये लोग, और इसलिए 2-3 किस्म की आल्ट्रेशन ये गाड़ी में करते थे। उसके टायर बिल्कुल नए रखते थे। थोड़ा सा भी टायर ज़्यादा घस गया तो उसको चेंज करके फिर नया टायर, कि कहीं पंक्चर हो गया तो गाड़ी पकड़ी जाएगी अपनी। तो इन गाड़ियों के ड्राइवर इतने चैम्पियन होते थे, जैसे आप कार रेस टीवी पे कभी देखते हो, फार्मूला 1, उस किस्म के इनके सब गाड़ियों के ड्राइवर, चैम्पियन ड्राइवर। और उनकी जो सैलरी होती थी वो जितना ड्राइवर अच्छा, बढ़िया, तेज़ चलाने वाला, उतनी उस हिसाब से उसकी सैलरी होती थी मेहनताना ड्राइवर का। वो ड्राइवर के ग्रेडिंग होती थी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ड्राइवर। तो सी ग्रेड ड्राइवर जो होता था वो ड्राइवर तो अच्छा होता था, लेकिन वो डेयरिंग किस्म का होता था कि उसका ये काम होता था अगर पुलिस चेंज हो जाए तो गाड़ी छोड़ के भागना नहीं, पुलिस से मारा मारी कर लेना, झगड़ा करना, ताकि जितनी देर तुम झगड़ा करोगे उतनी देर में हमारी 10 गाड़ियाँ और क्रॉस हो जाएंगी। तो वो ड्राइवर पकड़ा भी जाता था, क्योंकि इतना ज़्यादा चैंपियन होता नहीं था, वो मार खाने में कुछ मशहूर होता था, ज़्यादा पुलिस की जो पिटाई थी बर्दाश्त कर लेता था, और उसकी कोई ज़्यादा फैमिली की, वो ऐसे आदमियों को ड्राइवर रखते थे जिसकी फैमिली की उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो, 10-15 दिन 20 दिन जेल में लगाए तो कोई घर वाले भूखे नहीं मरे। तो बहुत सोच समझ के ये सब प्लानिंग किया करते थे वो लोग। और जो ए क्लास जो ड्राइवर होते थे वो, उनकी सैलरी ज़्यादा होती थी, और उनका काम ये था कि गाड़ी पुलिस के हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर एक गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली तो उसको फिर कोर्ट में जाके छुड़वाना पड़ता है। एक तो केस रजिस्टर हो जाता है, उसकी तारीख पे जाना पड़ेगा, गाड़ी आपकी कन्फिस्केट हो जाएगी, वो फिर कोर्ट में जाके छुड़वानी पड़ेगी। फिर वो कोर्ट जो है वो गाड़ी के ऊपर फाइन लगा के उसका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करना पड़ता था। तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीडिंग होता था। तो फिर उसमें जो चैम्पियन ड्राइवर होते थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड के, उनके साथ जो एक आदमी होता था, वो जब पुलिस ज़्यादा पीछे लगी चेज़ में कभी, तो एक एक पोटला फेंकते जाते थे, और तब सरेंडर करते थे जब गाड़ी में दारू नहीं होती थी। अब जब गाड़ी में दारू ही नहीं है तो पुलिस केस क्या बनाएगी। तो इस किस्म के हथकंडे ये लिकर माफिया वाले अपनाते थे। तो खैर मैंने वो कोई 150 गाड़ियों के लिस्ट, पूरी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सी गाड़ी कौन से चेक नाके से कितने बज के कितने मिनट पे एंटर हुई, और मेरे दोस्तों के थ्रू मैंने बहुत सारे ड्राइवर्स के, सबके नाम तो नहीं लेकिन कोई 50% ड्राइवरों के नाम भी मैंने लिख दिए कि इस गाड़ी का ड्राइवर जो था वो शंकर था, इसका नाम संतोष था, इसका ड्राइवर पप्पू था, इसका ड्राइवर कुक्कू था, एक अंग्रेज़ भी था, अंग्रेज़ सिंह सैन कोलीवाड़े का सरदार जी था, ये अंग्रेज़ इस गाड़ी को चला रहा था। वो जब पेज 1 पे छपी मेरी, और उसमें मैंने अपने सोर्सेस से भी मालूम कर लिया था कि हर हफ्ते
किस पुलिस स्टेशन को कितना हफ्ता दिया जाता है, कितने पैसे दिए जाते हैं, और डिफरेंट अड्डों में से कौन कलेक्शन एजेंट्स इनके कौन है, उसका नाम और उसका जो लैंडलाइन टेलीफोन नंबर वो, और जो 6-7 बड़े पुलिस स्टेशन थे जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती थी, उसको हर महीने कितना पैसा दारू के धंधे से जाता है। तो वो सब, और उसके साथ मैंने जो बड़े अड्डे चलाने वाले थे दारू के, वो बड़े थे, छोटे मोटे तो बहुत चलते थे, बेचारे गरीब लोग भी चलाते थे, लेकिन बड़े लेवल पे जो चलाते थे उनके 20-22 वो अड्डों के नाम भी मैंने छाप दिए। तो उस स्टोरी ने बहुत तहलका मचाया और इतना असर हुआ इसका कि 20-22 दिन दारू की सप्लाई बम्बई में बंद हो गई। पुलिस कमिश्नर ने बहुत बड़ा एक्शन लेके चेक नाके पे जो उनके जो पुलिस वाले पोस्टर थे वो सब बदली किए। उनकी जेब से कोई डायरियाँ भी निकली जिनमें लिखा हुआ था उनको कितना पैसा दारू वालों से मिला। तो पूरा सेटअप जो था वो चेंज किया गया। तो एक डीसीपी की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई कि आगे से वो मॉनिटर करे कि इस किस्म की हरकतें ना हों। उसके बाद कोई 3 हफ्ते के बाद इक्का दुक्का करके थोड़ा थोड़ा इन्होंने गाड़ियाँ वाड़ियाँ चेंज करके और पेंट करवा के, उस ज़माने में ये नहीं था कि आप गाड़ी का कलर चेंज करवाया तो आपको रजिस्ट्रेशन में भी उसका कलर चेंज करवाना पड़ता था। तो ये थोड़ी सी एक छूट तो जी वो आरटीओ ने दी हुई थी। कुछ लोगों ने वाइट गाड़ी को हरा रंग करवा लिया, किसी ने हरे को काला करवा लिया, किसी ने पीले को कुछ और करवा लिया। तो कुछ ऐसा करके तो एंट्री पॉइंट तो वही थे 3, और वहाँ से फिर लोगों ने कुछ तरीका बदला कि बाहर से दारू टेम्पू में आएगी, तो अंदर जो ट्रक टर्मिनस था वहाँ के कॉर्नर पे जाके टेम्पू से दारू फिर गाड़ी में शिफ्ट करते थे, फिर लेके आते थे। खैर वो मोडस ऑपरेंडी इन्होंने चेंज की। लेकिन उससे मेरे उस प्रेस रिपोर्ट से, मेरी से न्यूज़पेपर रिपोर्ट से एक बहुत बड़ा नुकसान अड्डों का रहा। जो लाखों रुपए का बिजनेस रोज़ करते थे वो उनका तकरीबन 3 हफ्ते 4 हफ्ते वो धंधा बंद रहा। गाड़ियाँ, ड्राइवर इनके बेरोज़गार हो गए, कुछ पुलिस वाले एक्सपोज हो गए, उनकी बदलियाँ हो गई, 3-4 सस्पेंड हो गए। तो काफ़ी तहलका मचा उस स्टोरी का, और मैंने सब प्रूफ दिए हुए थे साथ में। तो उस दिनों में मुझे सबक देने के लिए डोगरी एरिया में एक दारू वालों का, एक इनकी इलिसिट लिकर वालों ने एक एसोसिएशन बनाई हुई थी अपनी, एक कोई रजिस्टर्ड नहीं थी, ऐसे ही है कि उन्होंने अपनी जथेबंदी बना रखी। उसका प्रेसिडेंट था ईदू लाला, पठान था, और वो करीम लाला का साला था, उनकी बीवी का भाई। वो मुझे जानता था बहुत अच्छी तरह, और वहाँ पे मीटिंग चल रही है, लेकिन ईदू लाला उस मीटिंग में नहीं था। उसमें अंग्रेज़ सिंह था जिसका नाम मैंने लिखा था, उसमें कुक्कू दारू वाला था जो कोलीवाड़ा में रहते थे, मुझे जानते थे क्योंकि मैं कोलीवाड़ा में रहता था। ये 2 मेन पंजाबी थे। कुक्कू नंबर 2 का इलिस लिकर का ट्रांसपोर्टर था, सरदार जी, पगड़ी बांधता था, और अंग्रेज़ क्लीन शेवन था, लेकिन सरदार था वो बहुत डेयरिंग था। वो 3 नंबर वाला ड्राइवर था, पुलिस वालों से गाड़ी से टक्कर मारनी ताकि बाकी गाड़ियाँ निकल जाएं। वो बदमाश और क्रिमिनल माइंडेड था। तो इन्होंने वो मीटिंग में, जिसमें ईदू लाला तभी हाजिर नहीं था, तो सब ने डिसाइड किया कि बलजीत परमार को इसको ख़त्म किया जाए, इसने हमारा बहुत नुकसान किया। और उसको हमने अप्रोच भी किया। और मैं बताना भूल गया आपको कि मेरे कोलीवाड़ा के सोर्सेज के थ्रू कुक्कू ने और अंग्रेज़ ने मुझे कुछ हर महीने कुछ पैसे देने की पेशकश की कि इतने हज़ार आपको हर महीने घर बैठे मिलेंगे, तो आप हमारे धंधे में आप ये उंगली मत करो, आप इसको रोकिए मत। हज़ारों लोगों की रोटी रोज़ी का सवाल है, आपको पैसा मिलता रहेगा। मैंने वो भी खबर छाप दी तीसरे चौथे दिन कि ये आदमी मेरे पास ये ऑफ़र लेके आया। तो खैर, ताकि आगे से वो हिम्मत नहीं करे मुझे कोई लालच देने की या डराने धमकाने की। तो उस मीटिंग में करते करते कुक्कू ने ये फैसला सुनाया कि अंग्रेज़ जो है ये गाड़ी दे के भेजेंगे, हमें पूरा मालूम है बलजीत परमार कहाँ से जाता है, पैदल कहाँ गाड़ी छोड़ता है, कहाँ गाड़ी में बैठता है, तो इसको गाड़ी के नीचे दे के इसको उड़ा देते हैं। मवी के भाषा में उसको उड़ाना बोलते हैं, इसको गाड़ी के नीचे उड़ा देते हैं। तो जब ये डायलॉग बोला गया तो ईदू लाला की एंट्री हो गई उस रूम में जहाँ ये मीटिंग चल रही थी, बम्बई के सब दारू वालों की, इलिसिट दारू वालों। तो ईदू लाला ने आते ही पूछा, है भाई किसको उड़ाने की बात कर रहे हो? तो किसी ने बताया उसको कि वो जो पत्रकार है ना बलजीत परमार, जिसकी वजह से हम खाली बैठे हैं सब,
ये उसको उड़ाने का काम ये कुक्कू ने सजेस्ट किया। ईदू लाला ने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा, 2 थप्पड़ कुक्कू को जड़ दिए वहीं सबके सामने। बोला बदतमीज हरामखोर, वो आदमी मालूम कौन है तुम्हें? बलजीत परमार। पहले तो ये बताओ उसने गलत क्या लिखा है? वो गाड़ियाँ तुम्हारी नहीं हैं, जो नंबर उसने लिखे हैं वो सही नहीं है। उसका अपना काम है, वो रिपोर्टर है, उसने लिखा है। अब हमारे धंधे में और भी 50 नुकसान होते हैं, करेंगे फिर 30 करेंगे, लेकिन उस आदमी का बाल बांका नहीं होना चाहिए। बलजीत भाई मेरा भाई है, वो करीम लाला साहब को जानता है अच्छी तरह, उनके अच्छा रिश्ता है और वो ईमानदार आदमी है। और उसके ऊपर आपने किसी ने भी कुछ किया तो उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये याद रखना कि अगर किसी और ने भी बलजीत परमार पर हमला कर दिया तो कुक्कू सिंह और अंग्रेज सिंह तुम दुनिया में नहीं रहोगे। ये पूरी वार्निंग सबके सामने, जो 35-40 लोग बड़े इलिसिट लिकर सप्लायर बैठे थे उनके सामने ईदू लाला ने कही। और उसके बाद वो मीटिंग ख़त्म हो गई और थोड़े दिनों के बाद ऐसा 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 उनका धंधा फिर चलने शुरू हो गया। लेकिन काफ़ी महंगा पड़ा उनको, क्योंकि पुलिस ने हफ्ता बढ़ा दिया और जो कुछ पीने वाले लगातार ग्राहक थे वो थोड़े छोड़ गए। कुछ जो छोटे लेवल पे जो छोटी किश्तियों के थ्रू पानी के रास्ते माहिम पे या दूसरे जगह पे दारू आती थी उड़न से और बेला आंटी के वहाँ से, उससे जो छोटी मोटी सप्लाई छोटे अड्डे वालों को जाती थी वो चलती रही। तो खैर ऐसा 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 फिर धंधा शुरू हो गया, चलता रहा। लेकिन वो ईदू लाला के दखल से मैं कह सकता हूँ कि मेरी जान बची, क्योंकि मैं इनको जानता था, ये लोग कुछ भी कर सकते थे। तो इसलिए मैं हमेशा ये मैंने असूल बना के रखा था कि कोई भी रिपोर्ट करो वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स होनी चाहिए, ताकि आपकी सच्चाई के ऊपर कोई शक नहीं करे। और जो कुछ डेवलपमेंट होती थी मैं उसको सीनियर्स के सामने रख देता था। ये सब बातें मैंने उस समय के पुलिस कमिश्नर को बता के रखी थी कि इस किस्म की प्लानिंग हो रही है, इस किस्म से मुझे अप्रोच किया गया है, इस किस्म से मुझे धमकी दी गई है। तो वो अपने तरीके से ख्याल भी रखते थे। थोड़े दिन मेरे साथ उन्होंने एक स्पेशल ब्रांच के 2 बॉडीगार्ड भी मेरे दूर मेरे पीछे पीछे चलते थे देखने के लिए कि कौन क्या आते, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मुझे ये एक सर्वेलेंस यूनिट जो है वो दी गई है 3 लोगों की, एक आगे होता था 2 पीछे चलते थे। खैर ये दौर था क्राइम रिपोर्टिंग का, जो इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ मैं आपके साथ साझे करता रहूँगा, सुनाता रहूँगा। मुझे आशा है कि आज का ये चरित्रवार का नया प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा और आगे से इसी तरह आपके साथ फिर मिलते रहेगी। शुक्रिया, धन्यवाद।